नमस्कार, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं एनसीईआरटी के इतिहास की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को, जिसको हमने इससे पहले वाले वीडियो में स्टार्ट किया था, उसके इस दूसरे भाग में। इससे पहले वाले भाग में हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय की जो सबसे पहली अभिव्यक्ति है वो फ्रांसीसी क्रांति में अभिव्यक्त हुई, और फ्रांसीसी क्रांति के बाद ये क्रांति का विचार, ये निरंकुश राजतंत्रों के खिलाफ ये जो क्रांति का ये विचार है, ये एक के बाद एक संपूर्ण यूरोप में फैलने लगा। इस यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की इस कहानी को हम इस भाग में थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का ये विचार किस तरीके से निर्माण हुआ, तो जैसा कि हमने इससे पूर्व के वीडियो में ये बात समझी थी कि 18वीं शताब्दी का अगर हम यूरोप का मानचित्र देखेंगे तो हम आज के यूरोप और 18वीं शताब्दी के यूरोप में बहुत बड़ा एक अंतर पाएंगे। हम देखेंगे कि आज जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे जिन राष्ट्र राज्यों को हम आज के यूरोप के मानचित्र में देख सकते हैं, 18वीं शताब्दी और उसके बाद के भी कुछ वर्षों तक यूरोप में उन राष्ट्र राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं था। तो फिर जब ये राष्ट्र राज्य यूरोप के मानचित्र पर नहीं थे, उससे पहले के यूरोप की क्या स्थिति थी उसको जरा हम देखते हैं, और वहीं से हम आज का अपना ये भाग प्रारंभ कर रहे हैं। यूरोप में राष्ट्र राज्यों के निर्माण से पूर्व की स्थिति कैसी थी? तो जैसे आज के देश, आज के राष्ट्र हमको दिखाई देते हैं, इस प्रकार के राष्ट्र उस समय वहां यूरोप के मानचित्र पर नहीं थे। वहां राजशाहियों, डचियों और कैंटनों का शासन था। पूरा यूरोप का जो मानचित्र था ऐसे छोटे छोटे कैंटन्स, राजतंत्रों में, राजशाहियों में विभक्त था, जिसके अपने अपने राजा हुआ करते थे। और वो राजा भी कैसे हुआ करते थे? तो निरंकुश राजतंत्र, निरंकुशवाद के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। एक ऐसा शासन जिसके ऊपर किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं हो, जो नियंत्रण विहीन हो चुका हो, ऐसा शासन, उसके लिए हमने शब्द इस्तेमाल किया निरंकुश राजतंत्र या निरंकुशवाद। तो इस प्रकार के निरंकुश राजाओं के अधीन ये राजशाहियां, डचियां या कैंटन, कैंटन शब्द हम आधुनिक परिपेक्ष में प्रांतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्विट्जरलैंड में प्रांतों के लिए कैंटन ये शब्द इस्तेमाल हुआ करता था। तो इनके ऊपर ऐसे निरंकुश राजाओं का राज था, और इन छोटे छोटे प्रांतों के अंदर अलग अलग प्रकार के जातीय समूह, जिनको कबीले कह सकते हैं, अलग अलग प्रकार के जातीय समूहों का निवास उन छोटे छोटे कैंटनों में हुआ करता था। ये इतना अधिक विभक्त था कि इनकी कोई एक राष्ट्र के रूप में एक कोई सामूहिक पहचान वो उस 18वीं शताब्दी और यहां तक कि 19वीं शताब्दी के भी प्रारंभिक वर्षों तक इन सभी यूरोप के छोटे छोटे प्रांतों की ये जो राजशाहियां थी, इनकी कोई भी एक सामूहिक पहचान नहीं बन पाई थी। कोई सामूहिक पहचान, कोई सामूहिक संस्कृति का भाव इन संपूर्ण यूरोप के इन क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलता था। और ये जितने भी छोटे छोटे टुकड़े थे, जितने भी छोटे छोटे क्षेत्र थे, प्रांत थे, उन सब में एकमात्र समानता ये थी, उन प्रांतों में उन कैंटनों को जोड़कर रखने वाली एकमात्र चीज जो थी वो क्या थी? तो वो था सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा। जो राजा हुआ करते थे, उन राजाओं के प्रति उन छोटे छोटे कबीलों के लोगों की जो निष्ठा थी वो एक समान थी। ये एकमात्र समान स्थिति उन प्रांतों को जोड़े रखने के लिए थी। ये स्थिति जो अभी हमने जिसका वर्णन पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है कि यूरोप में उन आधुनिक राष्ट्र राज्यों के निर्माण से पूर्व की स्थिति क्या थी, और फिर इस प्रकार का बिखरा हुआ यूरोप किस प्रकार राष्ट्रों के रूप में संगठित होने लगा। जरा एक बार पाठ के शीर्षक पर वापस नजर डालिए। हम किस अध्याय को पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चीज को जरा समझने की कोशिश कीजिए। हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली? तो ये 18वीं शताब्दी और इससे पूर्व की जो यूरोप की स्थिति थी, छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ यूरोप, जिसकी कोई एक सामूहिक पहचान नहीं, कोई संस्कृति नहीं, राजा होते थे, वो भी कैसे? निरंकुश राजा। ये बिखरा हुआ यूरोप किस तरीके से राष्ट्रों के रूप में संगठित होने लगा, इस कहानी को हमको धीरे धीरे इस पूरे अध्याय के अंत तक समझना है। और ये राष्ट्रों के निर्माण में अलग अलग फैक्टर्स हैं, अलग अलग प्रकार के आयाम हैं जिन्होंने इन राष्ट्रों के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है। उसमें से अभी हम एक कारक जिसने राष्ट्र राज्यों के रूप में यूरोप के इन छोटे छोटे प्रांतों को संगठित करने में भूमिका निभाई, उस पहले कारक को हम पढ़ रहे हैं मध्य वर्ग का उदय। हम सब जानते हैं, जब हमने फ्रांसीसी क्रांति
के बारे में पढ़ा था, फ्रांसीसी समाज को पढ़ा था, 9वीं कक्षा में भी पढ़ा कि फ्रांस का जो समाज था वो 3 स्टेट में और विभक्त था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। लेकिन और गहराई से जब हम देखते हैं तो फ्रांस और फ्रांस के साथ में यूरोप की जितने भी छोटी छोटी राजशाहियां थी, इन सभी समाजों के अंदर मूल रूप से 2 ही प्रकार का विभाजन था, एक अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी और दूसरा लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एक मालिक वर्ग था जो जमीनों के मालिक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, या फिर चर्च के लोग, पादरी वर्ग के लोग हुआ करते थे जो मालिक हुआ करते थे संपत्तियों के, जमीन के, उद्योगों के। और दूसरा वर्ग हुआ करता था जो नौकर के रूप में था, जो दबा हुआ था, जो अधीन रहता था राज परिवारों के, चर्च के लोगों के, जमींदार लोगों के या कुलीन लोगों के। तो ये अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी और लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, केवल ये 2 सेक्शन ही देखने को मिलते थे संपूर्ण यूरोप में। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद कुछ ऐसे घटनाक्रम घटित हुए जिनके कारण से यूरोप के समाज में एक तीसरा वर्ग विकसित होने लगा, एक तीसरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है था वो डेवलप होने लगा, जिसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है मध्य वर्ग। इस मध्य वर्ग का निर्माण कैसे हुआ, कौन लोग थे इस मध्य वर्ग में? तो 18वीं शताब्दी और इसके आसपास के समय में संपूर्ण यूरोप में औद्योगिकरण और औद्योगिकरण के कारण से शहरीकरण की गति बढ़ी। औद्योगिकरण हम सब लोग जानते हैं, 8वीं कक्षा में हमने पढ़ा था। औद्योगिकरण एक ऐसा समय था जब उद्योगों के एक के बाद एक उनकी संख्या में वृद्धि हुई, उनका मशीनीकरण हुआ और उसके कारण से निर्माण करने की क्षमता उद्योगों की बढ़ी और मास स्केल प्रोडक्शन होने लगा, जिसके कारण से जो यूरोप के छोटे छोटे देश हुआ करते थे वो भी बड़े देशों में कन्वर्ट होने लगे। जो ग्रामीण क्षेत्र थे वो ग्रामीण क्षेत्र शहरों में बदलने लगे, वो गांवों के शहरों में बदलने की जो प्रक्रिया थी उसको शहरीकरण कहा गया। इस औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण से शिक्षा व्यवस्था, कौशल विकास, ये सारी चीजें यूरोप की सोसाइटी में बढ़ने लगी और पढ़ लिख कर जो लोग प्रोफेशनल होने लगे, ऐसे प्रोफेशनल लोग एक नया वर्ग का निर्माण यूरोप में करने लगे, जिसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ मध्य वर्ग। इसके अंदर कौन कौन लोग थे? तो ऐसे व्यापारी जिन्होंने अपनी ताकत के आधार पर अपना एक मुकाम हासिल किया था, वो बिल्कुल अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में तो नहीं थे, लेकिन वो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से निकलकर उससे कुछ ऊपर आ चुके थे। ऐसे कुछ प्रोफेशनल लोग थे जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, इस प्रकार के प्रोफेशनल लोग, वो सब लोग मिलकर के इस मध्य वर्ग का निर्माण करने लगे। एक हालांकि 18वीं शताब्दी के बाद के शुरुआती समय में इन मध्य वर्ग के लोगों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन सोसाइटी में एक नया अंतर तो आने लगा था। ये जो मध्य वर्ग था, इस मध्य वर्ग के अंदर एक नई सोच थी, जिसके लिए हमने यहां शब्द इस्तेमाल किया है एक वाक्य में, राष्ट्रीय एकता का विचार। ये जो मध्य वर्ग था, जो थोड़ा सा पढ़ लिख लिया था और साथ ही साथ थोड़ा सा आर्थिक सामर्थ्य, जो थोड़ा सा इकोनॉमिक पावर है, वो भी इन लोगों के हाथ में आने लगी थी। इसके कारण से ये राष्ट्रीय एकता के विचारों पर चिंतन किया करते थे। और मैं एक बार फिर आपको थोड़ा सा 9वीं कक्षा में जिस फ्रांसीसी क्रांति का विस्तार से हमने अध्ययन किया, फ्रांसीसी क्रांति के जो बहुत सारे कारण थे जिसने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया, उसमें से एक अंतिम कारण था नए विचारकों के विचार, जिसमें हमने रूसो, जॉन लॉक और मोंटेस्क्यू के विचार पढ़े और उनके विचारों ने फ्रांस के लोगों को क्रांति करने को मजबूर कर दिया। ऐसे फ्रांसीसी क्रांति के विचार जब यूरोप के इन सभी क्षेत्रों में पहुंचते थे, तो वहां उन विचारों के आधार पर समाज में जागरण करने का काम, समाज को जागरूक करने का काम कौन करता था? तो ये पढ़ा लिखा मध्य वर्ग करता था। इस पढ़े लिखे मध्य वर्ग की ताकत तब बढ़ गई जब फ्रांस और फ्रांस के आसपास के क्षेत्रों में जो क्रांतियां हुई, उन क्रांतियों ने कुलीन वर्गों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। कुलीन कौन? तो मैं जो कह रहा हूं, अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो समाज के अंदर, यूरोपीय समाज के अंदर जो ताकतवर लोग हुआ करते थे, उन क्रांतियों ने जैसे जैसे उनके विशेषाधिकारों में समाप्ति होने लगी, वैसे वैसे इस मध्य वर्ग का उत्साह और अधिक बढ़ने लगा। उनको लगने लगा कि जब फ्रांस जैसा देश कुलीनों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर सकता है, तो ये जो छोटे छोटे कैंटन्स हैं वे भी संगठित होकर जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके हाथों में ताकत ला सकते हैं। तो इस मध्य वर्ग ने जैसे जैसे इस मध्य वर्ग का आकार यह बढ़ता गया,
वैसे वैसे यूरोप के ये बिखरे हुए क्षेत्रों में ये राष्ट्रीय एकता का विचार यह भी और अधिक पुष्ट और अधिक ताकतवर होता चला गया। इस मध्य वर्ग ने इस राष्ट्रीय एकता के विचार को जिस रूप में स्वीकार किया उसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ उदारवादी राष्ट्रवाद, जिसको हम एक अलग टॉपिक के रूप में अपनी किताब में पढ़ते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद ये क्या है? यह वह विचार है जो किन लोगों का विचार था? एक तरीके से मध्य वर्ग के जो लोग थे, वो जो प्रोफेशनल लोग यूरोप की सोसाइटी में धीरे धीरे जिनका नंबर बढ़ रहा था, उन लोगों का विचार किससे जुड़ा हुआ था? उनका विचार जुड़ा हुआ था उदारवादी राष्ट्रवाद से। अब ये उदारवादी शब्द क्या होता है? मैं बार बार आपको रेखांकित करता हूं इस वाद शब्द को। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है ISM, इज्म। टेरर के साथ जब ISM लगता है तो टेररिज्म बनता है। वाद एक ऐसा विचार जो किसी एक तत्व के इर्द गिर्द घूमता हो। राष्ट्रवाद में भी वाद है, जो राष्ट्र केंद्रित विचार है उसके लिए राष्ट्रवाद शब्द इस्तेमाल हुआ। उदारवाद में उदार यह शब्द है, तो इसके लिए अंग्रेजी शब्द है लिबरलिज्म। ये लिबरलिज्म शब्द मूलतः लातिन भाषा के लिबर शब्द से बना है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आजाद। हम सहज सामान्य भाषा में इस उदार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उदार मतलब किसी को हम कहते हैं ये व्यक्ति बहुत उदार है। उदार है मतलब उसका हृदय बहुत बड़ा है, उसके मन में बहुत एक बंधनों का अभाव है, उसके लिए हम कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है बहुत उदार है। तो लिबरलिज्म या उदार शब्द का अर्थ लातिन भाषा में जो लिबर शब्द है, इससे ये लिबरलिज्म शब्द बना है, जिसका हिंदी में अर्थ है आजाद। ये जो मध्य वर्ग के लोग थे, इनके लिए इस उदारवाद का जो अर्थ था वो था व्यक्ति की आजादी और कानूनों के समक्ष सबकी बराबरी। ये मध्यवर्गीय जो लोग थे वह उदारवाद का अर्थ क्या समझते थे? उनके लिए उदारवाद का मतलब व्यक्ति की आजादी यानी स्वतंत्रता और समानता, कानून के समक्ष सब लोग एक समान हो, इस प्रकार का एक विचार वो मध्य वर्ग के लिए उदारवाद से संबंधित था। तो उदारवादी राष्ट्रवाद से आपका क्या अभिप्राय है? इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न हमारे सामने आता है तो हम उसको बहुत स्पष्ट कर सकते हैं इस तरीके से कि उदारवाद यह शब्द अंग्रेजी शब्द लिबरलिज्म से बना है, जिसका मूल शब्द है लिबर, जो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आजाद। और मध्य वर्ग के जो लोग थे वह लिबरलिज्म या उदारवाद से उनके मायने थे व्यक्ति की आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। लेकिन ये उदारवाद एक ऐसी थ्योरी है, एक ऐसा विचार है जिसके समाज के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, समाज जीवन के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, उसमें उदारवाद का अर्थ वह भी अलग अलग हो जाता है। जैसे अपने इस अध्याय में और उस समय की तात्कालिक स्थिति में भी इस उदारवाद के कई मायने थे। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद को राजनीतिक उदारवाद के नाम से जाना गया। जब राजनीतिक उदारवाद की बात होती है तो इसका मतलब उस विचार में किन किन बातों की स्थिति होती है? तो पहली बात, सहमति पर बनी सरकार के ये पक्षधर हैं। ये जो उदारवादी लोग थे, ये जो मध्य वर्ग के लोग थे, ये सहमति से बनी सरकार यानी कि जनता की इच्छा से जिस सरकार का निर्माण होता है, ऐसी सरकार के पक्षधर थे। दूसरा, राजनीतिक उदारवाद के मायनों में विशेषाधिकारों का अंत। उदारवादी विचार ये जो कुलीन वर्गों के, राजतंत्रों के, पादरी वर्ग के हाथों में कुछ प्रिविलेज, विशेषाधिकार जो जन्म से उनको प्राप्त होते थे, ऐसे विशेषाधिकारों के अंत का यह समर्थन करते थे, उसकी समाप्ति का यह समर्थन करते थे। इसी उदारवादी विचार की एक विशेषता संविधान और प्रतिनिधि सरकार। संविधान प्रत्येक सरकार के लिए एक लिखित रूप में होना चाहिए और प्रतिनिधि सरकार, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार का निर्माण करती है, ऐसी सरकार के ये राजनीतिक उदारवादी लोग समर्थक थे। निजी संपत्ति का स्वामित्व, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रत्येक व्यक्ति को अपना आर्थिक विकास करने का अधिकार है और इसलिए जैसे राजतंत्रों में राजा की इच्छा के बिना कोई व्यक्ति अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को डेवलप नहीं कर सकता, ऐसी किसी भी स्थिति को नकार कर उदारवादी लोग निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी के स्वामित्व का समर्थन करते थे। तो राजनीतिक उदारवाद से आप क्या समझते हैं? तो ये सारी चीजें राजनीतिक उदारवादी लोगों का मानना है। सहमति पर बनी सरकार, विशेषाधिकारों का अंत, संविधान और प्रतिनिधि सरकार में विश्वास और निजी संपत्ति के स्वामित्व का समर्थन। ऐसे ही इस उदारवाद को ही जब हम
सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं या आपके सामने एक ऐसा प्रश्न आता है सामाजिक उदारवाद से आप क्या समझते हैं, तो यह तो इसकी परिभाषा में ही स्पष्ट हो चुका है। सामाजिक उदारवाद से अर्थ सामाजिक समानता, जहां पर कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हो, मताधिकार, सबको इक्वल समान वोट डालने का अधिकार हो और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम सब लोगों की हो। ये जो बातें हैं इसको सामाजिक उदारवाद के रूप में जाना गया। इसी उदारवाद को जब हम इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर देखते हैं, आर्थिक उदारवाद के रूप में जब पढ़ते हैं, तो आर्थिक उदारवाद से क्या हमको समझ में आता है, तो यहां पर बाजारों की मुक्ति मतलब एक ऐसा ओपन मार्केट हो जिसमें सब लोग छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक अपना सामान बेच सके, अपना व्यापार कर सके। ऐसे बाजारों की मुक्ति जिस पर किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन, नियमों का, करों का बोझ ना हो, ऐसे बाजारों का समर्थन ये आर्थिक उदारवाद करता है। तो बाजारों की मुक्ति से मतलब किसी भी प्रकार के जो अत्यधिक अनावश्यक कर हैं, जो अनावश्यक आर्थिक नियम हैं, उनसे मुक्ति, उनके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है बाजारों की मुक्ति। पूंजी तथा वस्तुओं के आवागमन पर नियंत्रण को खत्म करना। आर्थिक उदारवाद या ये उदारवादी लोग आर्थिक क्षेत्र में बाजारों की मुक्ति के साथ साथ जो पूंजी, मनी और जो कमोडिटीज हैं, जो वस्तुएं हैं, उनका निर्बाध आवागमन हो। एक स्टेट से, एक प्रांत से दूसरे प्रांत पर जाने पर किसी भी प्रकार का जो बैरियर्स आते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेड बैरियर्स, जो व्यापारिक बाधाएं हैं, उनको दूर करने की बात आर्थिक उदारवाद करता है। तो ये जो उदारवादी राष्ट्रवाद जो शब्द है, वह संक्षेप में तो केवल बंधनों का अभाव करना, व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी लोग समान हो, इतनी बात को ही उदारवाद के रूप में समझाया जा सकता है। लेकिन इस उदारवाद के समाज जीवन के अलग अलग घटकों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। हमारी किताब में क्योंकि केवल इन 3 पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात की गई है, इसलिए मैंने उसको अलग से आपके सामने रखा है। ये जो आर्थिक उदारवाद की बात है, ये नेपोलियन के समय, नेपोलियन खुद एक सैनिक तानाशाह के रूप में जाना जाता है। शुरुआत में उसका संपूर्ण यूरोप में जो स्वागत हुआ, एक स्वतंत्रता के देवता के रूप में उसका स्वागत हुआ। यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में नेपोलियन के नेतृत्व में जो फ्रांसीसी सेनाएं घुसी, उनका स्वागत इसलिए हुआ था। लेकिन बाद में उसकी जो नीतियां हैं, उसने उसको एक तानाशाह डिक्लेयर कर दिया। लेकिन उसने कुल मिलाकर पूरे यूरोप के इस आर्थिक जगत में कई प्रकार के प्रशासनिक सुधार किए थे, जो नेपोलियन के जाने के बाद भी आज तक यूरोप में उसी रूप में देखे जा सकते हैं। तो ये जो आर्थिक उदारवाद की बात हम कर रहे हैं, इससे ही संबंधित कुछ आगे प्रश्न हैं जिसको हमने कुछ टॉपिक के रूप में लिया है। ये आर्थिक उदारवाद की बात क्यों आई यूरोप के लोगों के मन में, इसको भी समझना चाहिए। यूरोप में नेपोलियन के समय की जो बात हम पढ़ रहे थे, जहां हम नेपोलियन संहिता पढ़ी, उसी नेपोलियन संहिता में हमने पढ़ा कि नेपोलियन ने 39 जर्मन जो स्टेट थे, जिनको जीतकर उसने एक जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया था, उन 39 जीते हुए विजित प्रदेशों के बीच ही जब एक प्रांत से दूसरे प्रांत पर कोई व्यापारी अपने सामान को लेकर जाता था, तो एक ही सामान पर बार बार उसको और टैक्स देने होते थे, प्रांतों की सीमाएं बदलने के साथ साथ, जिसको नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था बाद में जाकर। और इस प्रकार की जो स्थिति थी, वो कई प्रकार की जो जिसको कहते हैं आर्थिक परेशानियां खड़ी करती थी। उसमें से एक थी कि जब इन यूरोप के इन्हीं सभी देशों के बीच में एक ही चीज की नापतोल की पद्धतियां भिन्न भिन्न थी। जैसे एक उदाहरण के रूप में, कपड़े का जो माप किसी एक यूरोपीय क्षेत्र में चलता था, उसी माप की इकाई दूसरे क्षेत्र में जाकर बदल जाती थी। जैसे एक उदाहरण आया है एले का। ये एले के बारे में आपसे एक छोटा सा प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है कि आप एले से क्या समझते हैं। तो एले जो था वो एक कपड़े मापने की एक पैमाना था, एक इकाई थी जिससे कपड़े की नाप जोख की जाती थी। इस एले के का जो मान था वो यूरोप के इन छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग हुआ करता था। इसलिए एक ही कपड़ा, कहीं पर तो एक एले का मतलब 1 मीटर, वही कहीं दूसरी जगह जाता था तो वहां पर एक एले कपड़े का मतलब 1.5 मीटर। इस प्रकार बहुत प्रकार की असमानताएं होती थी, जिससे व्यापार में कई प्रकार के बाधाएं उत्पन्न होती थी। तो एले, इसको मैंने इसलिए रेखांकित किया है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप एले से क्या समझते हैं। तो आप इतना ध्यान रखिए कि एले का मतलब क्या है, कपड़े को नापने का एक पैमाना है,
एक ऐसी मापक इकाई है जिससे कपड़े को मापा जाता था। इस पाठ में जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज है जिसको अब हम पढ़ रहे हैं, जॉल्वेराइन। जॉल्वेराइन क्या था? जॉल्वेराइन 1834 में यूरोप की जो उस समय बड़ी शक्तियां थी उसमें से एक बड़ी शक्ति थी जिसका नाम था प्रशा। उस प्रशा की पहल पर यूरोप में कुछ जर्मन राज्यों को मिलाकर एक सीमा शुल्क संघ बना। सीमा शुल्क संघ मतलब वो जितने भी जर्मन स्टेट, जर्मन राज्य इस सीमा शुल्क संघ में एकीकृत हुए, साथ आए इस संघ को बनाने के लिए, उन सब राज्यों के अंदर जब एक प्रांत से दूसरे प्रांत में कोई वस्तु बिकने के लिए जाती थी तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की चुंगी कर, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स वो नहीं लिया जाएगा। इस उद्देश्य से प्रशा की पहल पर 1834 में एक सीमा शुल्क संघ बना जिसमें बहुत से जर्मन राज्य सम्मिलित हुए। उस सीमा शुल्क संघ को जॉल्वेराइन कहा गया। इस जॉल्वेराइन ने क्या किया? इस जॉल्वेराइन ने आर्थिक अवरोध समाप्त कर दिए। आर्थिक अवरोध मतलब ट्रेड बैरियर्स, जो व्यापार के मार्ग में बाधा बनते हैं, ऐसे आर्थिक अवरोध। जब कोई व्यापारी अपनी किसी वस्तु को बेचने के लिए अपने राज्य से बाहर लेकर जाता है तो दूसरा राज्य जैसे ही स्टार्ट होता है उस राज्य में अपने माल की एंट्री करते ही उसे टैक्स देना पड़ता है। तो जॉल्वेराइन के बनने से पहले एक किसी स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर अगर जाता था कोई व्यापारी अपना माल लेने के लिए तो ऐसे 11 बार भी उसको टैक्सेस देने पड़ते थे। मैक्सिमम 11 बार टैक्स देता था वो। तो उसके कारण से उसकी वस्तु की कीमत जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती थी। तो इस जॉल्वेराइन ने उन आर्थिक अवरोधों को समाप्त कर दिया और साथ ही साथ मुद्रा की संख्या जो है वो 30 से 1 कर दी। उस जॉल्वेराइन में जो जर्मन राज्य सम्मिलित हुए उन सबकी अपनी अपनी मुद्राएं थी, इसलिए उन सभी जगहों पर व्यापार करने के लिए अलग अलग मुद्राओं में व्यापार किया जाता था जिससे व्यापार बाधित होता था। इसलिए इस जॉल्वेराइन ने 2 बड़े निर्णय कर लिए। एक, आर्थिक अवरोध जो हर राज्य के बाद अपनी वस्तुओं पर टैक्स देना पड़ता था व्यापारियों को, उसको समाप्त कर दिया। और साथ ही साथ मुद्राओं की संख्या जो पहले जॉल्वेराइन के बनने से पहले 30 प्रकार की मुद्राएं उन राज्यों में चलती थी, वो जॉल्वेराइन ने 30 से 1 कर दी जिससे व्यापार करना आसान हो गया। और वो जो सारे देश थे, वो जो सारे स्टेट थे, प्रांत थे, वो भी एक दूसरे के अधिक नजदीक आने लगे। इस जॉल्वेराइन के संबंध में एक प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री जिनका नाम था फ्रेडरिक लिस्ट, उन्होंने एक बात कही जिसके बारे में हमें आपका विचार बनाना चाहूंगा। देखिए आप, फ्रेडरिक लिस्ट ने इस जॉल्वेराइन के बारे में कहा कि जॉल्वेराइन का उद्देश्य जर्मनी को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में बांध देना था। जॉल्वेराइन ने जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में कैसे बांध दिया? तो वो अलग अलग जर्मन टुकड़े वो इस जॉल्वेराइन नाम के समूह में एक साथ आए और जब ट्रेड बैरियर्स उनके बीच में समाप्त हुए तो उन्होंने केवल और केवल व्यापारियों को ही एकजुट नहीं किया, व्यापारियों को ही नजदीक नहीं लाया, बल्कि उन जर्मन टुकड़ों में रहने वाले लोगों को भी एकीकृत किया। उनके बीच में भी एक राष्ट्र, एक रूपता, एक समानता की भावना उसको विकसित किया, जिसने जर्मन राष्ट्र की एक भूमिका, एक आउटलाइन निर्माण कर दी। तो फ्रेडरिक लिस्ट ने जॉल्वेराइन को जर्मनी के एकीकरण का एक प्रथम प्रयास इस प्रकार का बताया था। ये यहां तक जो हमने सारी बात की वो बात हमने उदारवाद के संदर्भ में की। हम बहुत सारे वाद पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हैं कि यूरोप का मानचित्र किस प्रकार वर्तमान स्वरूप में आया। तो उसमें अभी हमने जो पढ़ा जॉल्वेराइन तक वो उदारवाद के अंदर पढ़ा, और अब हम उदारवाद से एक नए शब्द की ओर, एक नए विचार की ओर जा रहे हैं, रूढ़िवाद। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ने से पहले रूढ़िवाद को समझ लेते हैं। रूढ़िवाद क्या है? तो रूढ़िवाद जो पुरानी रूढ़ियां हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी संस्थाएं हैं, उनमें विश्वास अधिक करना, नए विचार, नए आविष्कार, नया विज्ञान के आधारित जो समाज है उसमें कम विश्वास करना, इस प्रकार की जो बात थी उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है रूढ़िवाद। यानी कि जो पुरानी संस्थाओं, पुरानी परंपराओं को अधिक प्राथमिकता दे, क्रमिक और तेज विकास की अपेक्षा, ऐसे एक विचार को रूढ़िवाद कहा जाता है। यहां पर जो किताब में हमारे कॉन्सेप्ट आया है वो है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। ये नया रूढ़िवाद क्या था और 1815 से उसका क्या संबंध है? तो 1815 में यूरोप के इतिहास में एक बड़ा घटना घटित हुई
जिसको हमने इससे पहले वाले वीडियो के बिल्कुल अंतिम टॉपिक के रूप में पढ़ा था, और मैंने कहा था इसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, तो वो समय आ गया इसको विस्तार से पढ़ने का। 1815 में यूरोप के अंदर जो एक बड़ी घटना घटित हुई वो था वियना कांग्रेस का होना और वियना संधि का होना। क्या थी वियना कांग्रेस और वियना संधि? तो वियना कांग्रेस एक सम्मेलन को कहा गया। यह सम्मेलन क्योंकि ऑस्ट्रिया के वियना नामक शहर में हुआ था, इसलिए इस सम्मेलन का नाम वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस पड़ा। वियना में कौन लोग आकर मिले थे? तो उस समय के यूरोप की 4 बड़ी शक्तियां, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, ये 4 बड़ी शक्तियों के प्रतिनिधि वियना शहर में मीटिंग के लिए आए, सम्मेलन के लिए आए 1815 में। ये जो सम्मेलन हुआ इसकी मेजबानी अर्थात एक होता है मेहमान और एक होता है मेजबान। मेजबान कौन होता है? जो होस्ट होता है ना। तो ये ऑस्ट्रिया में हुआ था, इसलिए ऑस्ट्रिया के जो उस समय के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, वो ड्यूक मेटरनिक मेजबान थे इस वियना कांग्रेस के। ये चारों बड़ी शक्तियां यूरोप की, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, उस वियना कांग्रेस में आई क्यों थी? ये वियना कांग्रेस हुआ क्यों था? तो इस वियना कांग्रेस में ये चारों शक्तियां मिलकर, इन चारों शक्तियों ने क्योंकि नेपोलियन को परास्त किया था, नेपोलियन की सेनाओं को हराया था, और इसलिए नेपोलियन के हार के बाद अब यूरोप का नया मानचित्र किस प्रकार का होगा, यूरोप की नई स्थिति किस प्रकार की होगी, यह तय करने के लिए वियना कांग्रेस आयोजित की गई थी। इस वियना कांग्रेस में इन चारों महाशक्तियों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, एक समझौता हुआ, संधि हुई, ट्रीटी हुई, जिसे वियना ट्रीटी या वियना संधि के नाम से जाना जाता है। इस वियना संधि में जब भी संधि होती है तो बहुत सारे समझौते होते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी शर्तें होती हैं। क्या क्या हुआ? तो सबसे पहली बात, इस वियना संधि के तहत जो परिवर्तन हुए यूरोप के अंदर, उसमें सबसे पहला परिवर्तन था और पहला प्रावधान था वियना संधि का, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना। नेपोलियन के बारे में हम सब जानते हैं, 1797 से लेकर 1813 तक लगातार नेपोलियन ने एक के बाद एक यूरोपियन देशों को कॉन्क्वर किया, वहां पर अपनी फ्रेंच सेनाओं को लेकर गया, उसे जीता और फ्रांसीसी साम्राज्य का उसको हिस्सा बनाया। तो इस वियना संधि ने सबसे पहला प्रावधान जो किया वो नेपोलियन युद्धों के दौरान जो भी यूरोप के मानचित्र में बदलाव हुए थे, जो देश विजित क्षेत्र थे नेपोलियन के, जो फ्रांस के अंडर कंट्रोल नेपोलियन की सेनाओं के कारण से आए थे, उन सब को वापस नेपोलियन से छीन लिया गया, यानी कि फ्रांस के विजित सभी प्रदेशों को वापस स्वतंत्र कर दिया गया। उनको इन चारों शक्तियों ने आपस में बांट लिया, कुछ हिस्सा ब्रिटेन ने लिया, कुछ रूस ने, कुछ प्रशा ने और कुछ ऑस्ट्रिया ने अपने पास रखा। दूसरा, बूर्बो राजवंश को पुनः फ्रांस की सत्ता दे दी गई। ये बूर्बो राजवंश कौन सा है? तो आप सब लोगों को ध्यान में है 1789 की फ्रांस की क्रांति, जिस लुईस 16वें के खिलाफ हुई थी, वो लुईस 16वां किस राजवंश से संबंधित था? बूर्बो राजवंश से ही संबंधित था। यानी कि इस वियना कांग्रेस ने फ्रांस की सत्ता, फ्रांस की जनता ने क्रांति करके जिस राजवंश से छुड़ाई थी, इस वियना कांग्रेस ने उसी राजतंत्र को वापस फ्रांस में स्थापित कर दिया। और केवल फ्रांस में ही नहीं, तो संपूर्ण यूरोप में जिन जिन राजवंशों से सत्ता जिनके हाथ से निकली थी, उन सभी निरंकुश राजतंत्रों को पुनः सत्ता में बहाल कर दिया गया। यह भी इस वियना कांग्रेस के तहत, एक प्रावधान के तहत इस संधि में किया गया कि यूरोप में जितने भी राजवंशों को नेपोलियन के युद्धों में हार का सामना करना पड़ा और जिनसे किसी न किसी कारण से सत्ता जिन राजवंशों के हाथों से निकल गई थी, उन सभी निरंकुश राजवंशों को पुनः सत्ता में बहाल कर दिया गया। चौथा, इस संधि के अनुसार फ्रांस की सीमाओं पर कई नए राज्य कायम कर दिए गए, ताकि भविष्य में फ्रांस वापस इसी प्रकार जैसा नेपोलियन के नेतृत्व में उसने नए नए यूरोपियन देशों को जीता है, ऐसा दुस्साहस फ्रांस वापस नहीं कर सके, वापस फ्रांस अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं कर सके। इसलिए फ्रांस के चारों ओर नए नए राज्यों की स्थापना कर दी गई, ताकि फ्रांस अपनी सीमाओं का विस्तार ना कर सके। एक और महत्वपूर्ण बात,
इस वियना कांग्रेस ने नेपोलियन द्वारा किए गए सभी बदलावों को समाप्त कर दिया। जो भौगोलिक स्थितियां थी वो सारी की सारी इस वियना कांग्रेस ने बदल दी। जिन निरंकुश राजतंत्रों के हाथों से सत्ताएं गई थी उन सब निरंकुश सत्ताओं को पुनः सत्ता में बहाल कर दिया गया। लेकिन नेपोलियन ने जिन 39 स्टेट्स को, राज्यों को मिलाकर जो एक जर्मन कोफेडरेशन बनाया था, जर्मन कोफेडरेशन, उस 39 राज्यों के उस जर्मन कोफेडरेशन को इस वियना संधि ने ऐसा का ऐसा रखा, उसे हटाया नहीं गया, उसे समाप्त नहीं किया गया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो वियना उस संधि के कारण से यूरोप के अंदर परिवर्तित हो गई। कुल मिलाकर अगर आप इस वियना संधि को देखोगे तो इस वियना संधि ने वो प्राचीन जो निरंकुश राज सत्ताएं थी उन्हीं के हाथों में, उन प्राचीन संस्थाओं के हाथों में ही फिर से यूरोप के अधिकांश राज्यों का शासन दे दिया। और क्योंकि वो पुरानी सत्ताएं वियना कांग्रेस के बाद वापस शासन करने लगी यूरोप की उन सभी नए नए राज्यों में, इसीलिए यहां पर यह शब्द आया कि 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। तो ये नया रूढ़िवाद क्या था? इस वियना कांग्रेस के कारण से 1815 के बाद निरंकुश राज सत्ताओं की वापस यूरोप के इन सभी राज्यों में वापसी होने लगी। और जब ये निरंकुश सत्ताएं वापस लौटी शासन में, इनका प्रभाव बढ़ने लगा, तो उसके कारण से समाज में क्या स्थिति हुई पूरे यूरोप के अंदर? ये निरंकुशवाद जो स्थिति थी वो एक बार वापस बढ़ने लगा। निरंकुश राजतंत्र यानी कि ऐसे राजाओं का व्यवहार वापस ऐसा हो गया जिस पर किसी का कोई अंकुश नहीं था, उन्हें किसी की भी प्रवाह नहीं थी। और क्या स्थिति हुई? इन निरंकुश राजतंत्रों में एक बार फिर आलोचना और असहमति को बर्दाश्त नहीं किया जाता था। यानी कि राजा या शासक कुछ गलत कर रहा है तो उससे असहमति शासक को बर्दाश्त नहीं थी, उसकी आलोचना भी शासक को स्वीकार्य नहीं थी। और इसीलिए इन नए नए लौटे निरंकुश राजतंत्रों ने जो मीडिया थी, जो अखबार थे, जो उस समय के लेखक थे, साहित्यकार थे, उनके विचारों पर भी प्रतिबंध लादने की कोशिश की। वो क्या लिखेंगे, क्या छापेंगे, इस पर भी राजा ने अंकुश लगा दिया, सेंसरशिप लगा दी। और फ्रांस की क्रांति या दूसरी जो क्रांतियां थी, उन क्रांतियों के बारे में विचार लिखने वाले लेखकों को दंडित किया जाने लगा। कुल मिलाकर ऐसी जब स्थिति हुई, क्रांति के विचार, परिवर्तन के विचार, उदारवादी राष्ट्रवाद के विचार जब प्रतिबंधित होने लगे, तो ये मध्य वर्ग जो कि व्यापारी वर्ग था, जो कि प्रोफेशनल लोग थे, ये मध्य वर्ग भूमिगत हो गए। क्यों? क्योंकि राजाओं से, निरंकुश सत्ताओं से सीधे लड़ने की ताकत इस मध्य वर्ग की नहीं थी, इसलिए ये भूमिगत हो गए। और भूमिगत होने के साथ साथ ही उस समय के यूरोप के समाज में एक नया परिवर्तन आने लगा, क्रांतिकारी विचार का जन्म। जब ये यूरोप में रूढ़िवादी निरंकुश राजतंत्रीय शक्तियां प्रभावी होने लगी, तो फिर उसी समाज में कुछ गुप्त क्रांतिकारी संगठन वो बनने लगे। ऐसे गुप्त क्रांतिकारी संगठनों में क्रांति के विचार भूमिगत फैलने लगे। उस समय यूरोप के अंदर क्रांतिकारी किसे कहा जाता था? तो क्रांतिकारी कहा जाता था ऐसे लोगों को जो उस समय की उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करते थे जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। यानी कि 1815 की वियना कांग्रेस ने जिस राजतंत्रीय व्यवस्था को जन्म दिया, जिस राजतंत्रीय व्यवस्था को स्थापित किया, उसका विरोध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस समय यूरोप में क्रांतिकारी कहलाता था। और यूरोप में इस प्रकार के बहुत सारे गुप्त क्रांतिकारी संगठनों का एक के बाद एक निर्माण होने लगा और इस प्रकार का यह क्रांति का विचार लगातार आगे बढ़ने लगा। ऐसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों में ही यूरोप के एक क्रांतिकारी का जिक्र हमारी इस किताब में इस भाग में आया है, जिसका नाम था ज्यूसेppe मैस्सनी। इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए इसके बारे में बात करते हुए हम इस वीडियो को आज समाप्त करेंगे। ज्यूसेppe मैस्सनी भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक था जो इस वियना कांग्रेस के द्वारा जो नई व्यवस्थाएं यूरोप पर लादी गई थी उसका विरोध करता था। वो इस निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र या गणतंत्र
लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्रांति करने वाला एक क्रांतिकारी था। इसके बारे में एक संक्षिप्त नोट्स हम ध्यान कर लेते हैं। कौन था जुसेप्पे मैज़्ज़नी? तो वो इटली का एक क्रांतिकारी था जिसका जन्म 1807 में हुआ था। कार्बोनेरी नाम के एक क्रांतिकारी संगठन का यह सदस्य बना और लिगुरिया, जो कि एक यूरोपियन छोटा सा प्रांत था, उसके स्वतंत्रता के लिए जो क्रांति हुई, उस क्रांति में भाग लेने के कारण से जुसेप्पे मैज़्ज़नी को देश निकाला दे दिया गया, अपने देश से बहिष्कृत कर दिया गया। और इस समय में रहते रहते ही बाद में जुसेप्पे मैज़्ज़नी ने दो नए संगठन बनाए जिनके नाम थे यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप। कौन लोग सदस्य बने इस यंग इटली और यंग यूरोप में? तो पोलैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी के ऐसे लोग जिनके विचार जुसेप्पे मैज़्ज़नी के विचारों से मेल खाते थे और जो स्वयं भी संपूर्ण यूरोप को इस वियना संधि के द्वारा लादी गई इन निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था से मुक्ति दिलाना चाहते थे। ऐसे सब लोगों को एक करके जुसेप्पे मैज़्ज़नी ने यंग इटली और यंग यूरोप नाम के इन संगठनों का निर्माण किया। जुसेप्पे मैज़्ज़नी का खुद का एक दृढ़ विश्वास था, और वो विश्वास क्या था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। मनुष्यों के लिए राष्ट्र एक प्राकृतिक इकाई है। प्रकृति ने ही राष्ट्रों का निर्माण करना यह तय किया है। एक समान संस्कृति, एक समान गौरव के आधार पर एक राष्ट्र का निर्माण होना ही चाहिए और ये ईश्वर की मर्जी है, ऐसा जुसेप्पे मैज़्ज़नी मानता था। इसके आधार पर वह कहता था, इसीलिए क्योंकि राष्ट्र बनना यह ईश्वर की मर्जी है, प्राकृतिक इकाई है मनुष्यों की राष्ट्र, इसलिए इटली को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ नहीं रहना चाहिए। इटली का एकीकरण ही इटली की नियति है। यह उसका एक प्रबल विश्वास था कि एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार है। अगर इटली को अपनी संपूर्ण समस्याओं से आजाद होना है तो फिर इटली को छोटे छोटे टुकड़ों में बटे रहने के बजाय एक होना चाहिए। और इटली के एकीकरण के लिए जुसेप्पे मैज़्ज़नी ने प्रयास किए, क्रांतियां की, अपने संगठनों को ताकतवर किया और उससे प्रेरणा पाकर के यूरोप के कई हिस्सों में और भी बहुत सारे गुप्त संगठनों का निर्माण हुआ। जुसेप्पे मैज़्ज़नी का जो प्रमुख विचार था वो स्वयं राजतंत्र के घोर विरोध करते थे और साथ ही साथ प्रजातांत्रिक गणतंत्रों की स्थापना यह करने का स्वप्न देखते थे। और अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए जुसेप्पे मैज़्ज़नी ने भरसक प्रयत्न किए अपने इन क्रांतिकारी संगठनों के माध्यम से, और अंततोगत्वा इटली को एक राष्ट्र बनाने के उनके मिशन में वो सफल भी हुए। रूढ़िवादियों को हराया भी जुसेप्पे मैज़्ज़नी ने। और इसीलिए जो मेटरनिक थे, उन्होंने जुसेप्पे मैज़्ज़नी के बारे में एक टिप्पणी की, जिसको पढ़ने से पहले ड्यूक मेटरनिक के बारे में आप जान लीजिए। ड्यूक मेटरनिक कौन थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। वही ऑस्ट्रिया जहां वियना संधि हुई थी, वही वियना संधि जिसने यूरोप के अंदर प्राचीन निरंकुश राजतंत्रों के हाथ में संपूर्ण यूरोप की सत्ता वापस दे दी थी। उस ड्यूक मेटरनिक ने जुसेप्पे मैज़्ज़नी के बारे में जो टिप्पणी की, उन्होंने कहा हमारी सामाजिक व्यवस्था, मेटरनिक की सामाजिक व्यवस्था कौन सी थी? तो निरंकुश राजतंत्र। उस निरंकुश राजतंत्र का सबसे प्रबल खतरनाक शत्रु किसे बताया मेटरनिक ने? जुसेप्पे मैज़्ज़नी को। क्यों? क्योंकि उन निरंकुश राजतंत्रों के खिलाफ जुसेप्पे मैज़्ज़नी ने न केवल इटली अपितु इटली के आसपास के कई यूरोपीय देशों में एक प्रबल संगठन खड़ा किया और उस रूढ़िवादी विचार को हराया। इस तरीके से संपूर्ण यूरोप में एक के बाद एक ये जो घटनाक्रम घटित होते चले गए, इसने यूरोप में राष्ट्रवाद नाम की उस विचार को प्रबल कर दिया। एक बार संक्षेप में इसको पूरा मैं करता हूं और उस मूल विषय पर आते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के इस विचार का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो वो एक दिन में नहीं हुआ, वो लगातार इन सब घटनाओं के मेलजोल के कारण से राष्ट्रवाद का विचार यूरोप में प्रबल हुआ, जिसके कारण से आज यूरोप का जो मानचित्र, उसमें जो नेशन स्टेट हम देखते हैं वो हमको दिखाई देते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इस अध्याय के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए